नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज दिल्ली दौरा है। महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े मंथन के संकेत हैं और संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा भी हो सकती है। यूपी भाजपा में संभावित बदलावों को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की भी संभावना बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे में तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। ये बैठक कई मायनों में अहम और खास मानी जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूपी बीजेपी संगठन ने बड़े मंथन के भी संकेत दिए हैं। संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी भाजपा में संभावित बदलावों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा के चुनाव 2027 में हैं, चंद महीने बचे हैं और ऐसे में बड़े बदलाव के संकेत लगातार बने हुए हैं। ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है क्योंकि यूपी बीजेपी की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज बड़े बदलाव इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा करें। सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक में क्या कुछ बड़े एक्शन लिए जाते हैं। क्या यूपी में बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक कई मायने में अहम और खास मानी जा रही है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की भी संभावना बनी हुई है। दिल्ली में आज यूपी की ये बड़ी बैठक होने वाली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, यूपी बीजेपी संगठन की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। किन मायनों में इस बैठक को खास माना जाए और इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? पुनीत, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और अब संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि सीधे तौर पर क्षेत्र में जाकर के कार्य करना है और समाजवादी पार्टी से मुख्य मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। इस बात की भी चर्चा थी कि कैबिनेट विस्तार के बाद में संगठन में बड़े बदलाव होंगे। अब ऐसे में पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और अन्य जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं आज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि आज दिल्ली में एक बड़ी अहम बैठक होनी है। केंद्रीय नेतृत्व के भी कई शीर्ष अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि संगठन में किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि बेहतर रणनीति के साथ में अगर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया तभी भारतीय जनता पार्टी यूपी में हैट्रिक लगा पाएगी और इसके लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो संगठन है। देखिए, संगठन के जो पदाधिकारी रहते हैं वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं और सीधे तौर पर जो उनके कार्य करने का तरीका रहता है वो लाइमलाइट से दूर रहता है। ऐसे में वो कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, बूथ लेवल पर मेहनत करते हैं, बूथ कार्यकर्ताओं से मेहनत करते हैं, तमाम तरीके की योजनाएं बनाते हैं जिसके चलते एक बेहतर रणनीति बनती है और विधानसभा चुनावों में आपने देखा होगा कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अब संगठन में बड़े दायित्व सौंपने हैं जो सभी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो करके साथ ले चलें। जो कार्यकर्ता हैं जिनके मन में कोई नाराजगी है उसको दूर कर सके, क्योंकि इस वक्त समय कम है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले पूरी तैयारी कर लेनी है, पूरी मैपिंग कर लेनी है उत्तर प्रदेश की, कहां पर हम वीक हैं, कहां पर हम स्ट्रांग है और कहां किस तरीके की रणनीति का सामना हमें करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी तरफ पीडीए है, समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला लेकर के चल रही है और लगातार ग्राउंड लेवल पर उनके भी कार्यकर्ता कभी जनसभा करते हैं तो कभी जनसंवाद करते हैं तो कभी जन चौपाल करते हैं और लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। अब ऐसे में संगठन का नेतृत्व जब अच्छे अधिकारियों के हाथ में होगा तो कार्यकर्ता जमीनी मेहनत मजबूती से करेंगे और 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है एक बार हैट्रिक लगाने का और सीधे तौर पे ये तभी पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, लेकिन ये चुनावी जो पिच है इस पे ये माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, खासकर बीजेपी सरकार की बात करें, तो तमाम वो तड़के लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर ब्राह्मण को साधने की कोशिश हो, हिंदुत्व को साधने की कोशिश हो, या फिर अभी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था उसमें जाति का बड़ा एक बढ़िया सा तड़का देखा गया कि हर वर्ग को साधने की कोशिश। ऐसे में माना जाए कि ये संगठन का जो विस्तार होने वाला है उन नेताओं को भी मनाने की कवायद कोशिश हो सकती है जो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, ताकि आगामी चुनाव में कोई भी
दिक्कत का सामना बीजेपी को खास करना पड़ा। 2024 का रिजल्ट सामने था सबके। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, एक नैरेटिव है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, 80 ओबीसी वर्ग के लोग नाराज हैं, तो जाहिर तौर पर संगठन में इस जाति से, इस धर्म से लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि संगठन का जो कार्य है वो लाइमलाइट से दूर है। वो सीधे तौर पर यह तय करेगा कि किस विधानसभा से किसको प्रत्याशी बनाया जाए जिससे जीत हासिल हो, किस तरीके की रणनीति रहे। तो ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे जो उन क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्वांचल 4 क्षेत्रों में बटी हुई है। अब ऐसे में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके भी बदले जाने की चर्चाएं तेज हैं कि ये क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। अब एक क्षेत्रीय अध्यक्ष के अंडर में कहीं पर 16 विधानसभा है, तो कहीं पर 22 विधानसभा है, तो कहीं पर कई लोकसभा की सीटें हैं। अब ऐसे में अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष ही लोकप्रिय नहीं होगा तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे, और वो हतोत्साहित ना हो, उत्साह के साथ में वो कार्य करें। क्योंकि जिस तरीके से दिन नजदीक आ रहे हैं, अब जनता से संवाद करना है, तमाम तरीके के कार्यक्रम करने हैं, जन चौपाल करनी है, और ये सब कार्यकर्ता करते हैं। तो कार्यकर्ताओं को जो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ सके, उनको एक सूत्र में पिरो करके ले चल सके, ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्षों का भी बदलाव होना है। पिछली बार जब ये चर्चा हुई थी तो जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में डेरा डाले थे, सब अपना जुगाड़ लगा रहे थे कि उनका क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद बचा रहे। लेकिन ये तय है कि कई क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि कईयों की शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आई थी कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है, तमाम तरीके की अन्य भी शिकायतें थी, और उन पर एक्शन होना भी लाजमी है, जरूरी है, और वो एक्शन होने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और तमाम जो संगठन के पद हैं भारतीय संगठन के, वो सीधे तौर पर बदलाव उनमें आपको देखने को मिलेगा। और देखना ये होगा कि आज की दूसरी बैठक तरफ में लोग बिल्कुल पुनीत, देखना ये होगा कि आज के बैठक में क्या कुछ बदलाव संगठन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर 85 लाख रुपए का साइबर ठगी करने वाले एक वांछित आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी विदेश में बैठकर डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार ठगी के लिए कंबोडिया से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल भी किया गया था। आरोपी ने पीड़ित को डराकर 85 लाख रुपए ठग लिए थे। गिरफ्तारी के बाद साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। तो ये लगातार डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्व में साइबर थाना नोएडा में एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें वादी द्वारा साइबर ठगी कर डिजिटल अरेस्ट करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज उपरोक्त अभियोग में एक व्यक्ति को गुरुग्राम से साइबर पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के द्वारा भारतीय सिम को ई सिम के रूप में कंबोडिया में एक्टिवेट किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, डिजिटल अरेस्ट जैसी खबरें तमाम आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और भारी संख्या में उनसे ठगी भी की जा रही है, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि 85 लाख ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आया है? क्या इस आरोपी के साथ, इस युवक के साथ और भी लोग शामिल हैं? क्या कुछ अपडेट रमेश? अगर डिजिटल अरेस्ट की बात करें, नोएडा के अंदर ऐसे मामले बहुत सारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं इस प्रकार के मामले डिजिटल अरेस्ट के, और उसी कड़ी में नोएडा पुलिस के द्वारा, नोएडा साइबर टीम के द्वारा कार्रवाई की हुई को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने 85 लाख की ठगी का अंजाम, इससे पहले अब तक नोएडा में 96 लाख की ठगी हो चुकी है। वो भी सीनियर अधिकारी थे, वो भी रिटायर्ड टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, और इससे पहले कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिससे इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। विशेष तौर पर डिजिटल अरेस्ट वाला जो फ्रॉड होता है, और उसमें ये लोग माहिर थे। इनका जो काम था वो इस प्रकार था, मोटी नोएडा, दिल्ली और नोएडा एनसीआर के एड्रेस की जो इसको ये कंबोडिया पे चालू करवाते थे, और कंबोडिया से वहां से डिजिटल अरेस्ट की पूरी जो तैयारी के साथ में लोग इसका शिकार बनाते थे। और जिस तरीके से इनका काम करने का प्रोपेगेंडा था वो बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल रमेश, बिल्कुल रमेश, गिरफ्तारी के बाद क्या पूछताछ में क्या ये पता चल पाया है कि इस युवक के साथ और कितने लोग शामिल थे इस गैंग में, या फिर ये अकेला युवक विदेश में बैठ कर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया करता था? रमेश,
क्योंकि आ रहा है ये जो मामला है डिजिटल अरेस्ट का, ये एक किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि एक कोई व्यक्ति इसको अकेले इसको मतलब चला सके। ये पूरा गिरोह सिंडिकेट काम करता है, इस पे काफी बड़ा गिरोह इसको लेकर लगातार और नोएडा पुलिस की साइबर टीम के द्वारा लगातार छापे मारे जाते हैं और इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। उसी कड़ी में एक ये जो शख्स है ये गिरफ्तार हुआ है, इसे हरियाणा से गिरफ्तार करा है पुलिस के द्वारा और ये वांछित चल रहा था इस मामले में 85 लाख रुपए के मामले में। और इस तरीके के जो ठगी होते हैं, विशेष तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के अंदर कई जगह पे ऐसी जैसे नूह का इलाका है वहां से होती है, जामनगर है वहां से होती है, इस तरीके की ठगी होती है। अब ये जितने भी ठग हैं जो विदेश में बैठकर इस तरीके की ठगी को अंजाम देते हैं और सामने वाले जो पीड़ित है पीड़ित को इस तरीके से डराया जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। नकली कोर्ट बनाया जाता है, नकली पुलिस बनाई जाती है, नकली अरेस्टिंग वारंट दिए जाते हैं। बिल्कुल रमेश, और डिजिटल अरेस्ट करना या डिजिटल फ्रॉड एक बड़ी समस्या भारत के लिए बन चुकी है। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इस पर रोक कैसे लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के मोहल्ला बागवानी टोला में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस टीम की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की सरकारी भूमि खाली करवाया गया और कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। तो आपको बता दें कि अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चला है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होती रहेंगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिले से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती हैं। अतिक्रमण को हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सीतापुर से भी खबर सामने आई है जहां पर अवैध कब्जे को खाली करवाया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था जिसको पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से खाली करवाया है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। तो अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन अवैध कब्जे को लेकर नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सीतापुर में भी पीला पंजा चला है, क्या कुछ जानकारी है अजय? देखिए, सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि सीतापुर जिले के अंदर किस तरीके से अवैध कब्जे का सरकारी जो कब्जे हैं उन पर जो है उन्होंने कई बार जो है जो दबंग है, रसूखदार है, उन पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके तरफ से अभी जिस तरीके से सरकारी जो जमीन थी वो खाली नहीं कराई गई थी। कल सीतापुर जिले की जो लहरपुर तहसील है बागवानी टोला लगभग 50 लाख रुपए की जो सरकारी जमीन थी, यहाँ का बताया जा रहा है कि ये जो सरकारी जमीन थे पुराना सरकारी हॉस्टल था, यहाँ पर एक लकड़ी ठेकेदार से इन्होंने कब्जा कर रखा था। कई बार जो है तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से जो वहाँ पर जो है नोटिस जारी किया गया था लेकिन खाली नहीं किया गया था। कल जो है तहसीलदार जो है उनके द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा ये कल बड़ा एक एक्शन जारी हुआ है और इसके बाद वहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको खाली कराया गया है। बिल्कुल अजय, प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। अगर कहीं भी अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है तो उसको खाली करवाया जाएगा। कितने बीघे जमीन थी जहां पर ये अतिक्रमण खाली करवाया गया है और किसके कब्जे में था ये जमीन अजय? जी, ये एक लकड़ी ठेकेदार थे, ये बड़े रसूखदार थे, इनकी तरफ से करीब 50 लाख रुपए की कीमत की सरकारी जमीन थी। इससे पहले भी लहरपुर, सीतापुर, कई अन्य तहसीलों में जिस तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति चाहे निजुल्फ की जमीन हो चाहे सरकारी जमीन, इस तरीके से जिला अधिकारी के निर्देश पर वहां भी खाली कराई गई है। इसी को लेकर के कल लहरपुर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर झांसी के
समथर से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि रिश्तों के लिए जान न्यौछावर कर देने वाली बहादुरी की कहानी है। बेतवा प्रखंड नहर में नहाने गए युवक ने अपने चचेरे भाई को तेज बहाव से बचा लिया, लेकिन खुद नहर में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन सोनू अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है सोनू का। और ऐसे में प्रशासन ने नहर का जलस्तर कम कराने के निर्देश भी दिए ताकि तलाश अभियान तेज किया जा सके। युवक अपनी मां का इकलौता बेटा बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो भाइयों की जान बचाने में एक युवक नदी में डूब गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम लोग नहाने आए थे और फिर वो मुझे तैरना सिखा रहे थे। हम डूबने लगे तो हमें बचाया और वो खुद डूब गया। कौन था वो? भाई मेरे बड़े पापा के। क्या नाम था? सोनू। क्या उम्र रही होगी लगभग? 30-35 साल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, युवक नदी में डूब गया है, क्या अभी तक उसका शव बरामद किया गया या युवक को बरामद किया गया? कोई अपडेट? सर्च ऑपरेशन जारी है या हो गया? क्या अपडेट धीरेन्द्र? देखिए, कल की ये घटना है जो झांसी जनपद का संपर्क थाना इलाका है। संपर्क और मौत रोड पर जो युवक है सोनू अपने चचेरे भाइयों के साथ नहाने बेतवा प्रखंड नहर में गया था। इसी दौरान उसके नहाते समय उसके चचेरे भाई डूबने लगते हैं। हालांकि सोनू तैरने वाला एक युवक था और तैराकी था, लेकिन वो अपने चचेरे भाइयों को तो बचा लेता है, लेकिन खुद तेज धार में बह जाता है। तब से लेकर लगातार अब तक 24 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस और जो गोताखोरों की टीम है वो लगातार वहां पर पड़ताल कर रही थी। करीब 24 घंटे बाद उसकी लाश को बरामद कर लिया गया है, तो नहर में उतराते हुए मिली है। हालांकि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि सोनू 2017 में शादी हुई थी, जिसकी दो बच्चे भी हैं। हालांकि झगड़े के दौरान उसकी पत्नी का तलाक हो गया था, लेकिन अब इस समय अगर परिजनों की बात करें तो परिजन रो रो कर बुरा हाल है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और इस तरीके की खबरें लगातार आती हैं। नहर में युवक नहाने जाते हैं फिर डूब जाते हैं। कितने लोग थे? युवक ने बताया जा रहा है कि अपने भाई को, चचेरे भाई को बचाते समय वो डूबा था। बिल्कुल 3 युवक ही थे जो नहाने के लिए गए थे, लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। ना तो प्रशासन ऐसे लोगों को सजग कर रहा है, ना ही ऐसी जगहों पर प्रशासन कोई देखरेख करता है। कहीं ना कहीं ये तमाम या जो बुंदेलखंड के लोग हैं उन्हें चेताने की जरूरत है, उन्हें इसके साथ ही जागरूक करने की जरूरत है। जो घटनाएं हो रही है लगातार, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो इस हफ्ते में ही करीब मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो कम से कम 30 मौतें मेरे संज्ञान में है। चाहे वो झांसी की बात हो, जालौन की हो, ललितपुर की हो या हमीरपुर की हो, यहाँ 30 मौतें अब तक होती है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर जो युवा है वो क्यों नहीं सजग हो रहे हैं, क्यों ऐसी लापरवाही करते हैं, नहर की तेज धारा में बह जाते हैं। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं जिम्मेदार अधिकारियों पर और जो जिम्मेदार विभाग है उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और सवाल लगातार ये उठता है कि इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे लोग नहरों में नहाने जाते हैं और फिर इस तरीके की घटनाएं आती हैं। वार्निंग बोर्ड वगैरह कोई लगाया गया नहर के बाहर, या फिर कोई ऐसी चेतावनी जो बोर्ड के जरिए लगाई गई हो, इस तरीके का कोई वहां पर सिंबल? धीरेन्द्र बिल्कुल, जिस प्रकार की आपने बात कही सिंबल, तो ऐसी जगहों पर अगर सिंबल हो तो वाकई कुछ जानें बचती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहर विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग, नदी के आसपास का एरिया हो, कोई भी इसमें सिंबल नहीं लगाता है, इस वजह से ऐसे लोगों को जान बच सके या जो युवा है उन्हें रख किया जा सके, या उसके आस पास ऐसी नहर विभाग का कोई साइन बोर्ड लगाओ जिससे कि लोग सजग रहे और ऐसे पानी में ना जाए, धार ना जाए, जिससे उनकी जान बच सके। लेकिन अगर की बात करें, जिस प्रकार आए दिन डूबने मौत की खबर रही है, वो तमाम खबरें करती बुंदेलखंड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर कौशाम्बी में 5 दिन पहले सड़क किनारे मिले महिला के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला और उसके 2 भतीजों को गिरफ्तार किया है। 15 मई को महिला का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि महिला के सिर पर
हत्या की गई थी, उस पे सिर पर मारकर हत्या की गई थी और पुलिस और एसओजी टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पुलिस एक इको स्पोर्ट्स कार तक पहुंची थी। इसके बाद प्रयागराज निवासी महिला और उसके 2 भतीजों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतका से उनके पिछले 2 वर्षों से संबंध थे और सभी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे। रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर तीनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी है और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए सुसंगत धाराओं में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा एडिशनल एसपी और सीओ कौशाम्बी के पर्यवेक्षण में इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार घटना के अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा भी लिया गया था। इस महिला की पहचान जो है वो स्पष्ट हुई, परिजनों द्वारा इसको क्लेम किया गया और इसकी पहचान मंजनपुर के भक्तनकापुरवा निवासिनी कमलावती देवी के रूप में हुई, मंगलावती देवी के रूप में हुई। पुलिस द्वारा जो है इसमें परिजनों द्वारा कंफर्म करने के उपरांत इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया गया और फिर उसके बाद में जो है पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए थे उसके अनुसार एक स्पोर्ट गाड़ी में जो है ये बैठ के जाती हुई दिखाई दी थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, महिला की हत्या की गुत्थी जो है वो पुलिस ने सुलझा ली है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या वजह रही महिला की हत्या करने के पीछे की? धर्मेंद्र, बता दें पिछले 5 दिन पहले सचिव थाना क्षेत्र के बैरकपुर के पास में एक महिला शव सड़क किनारे मिला था। सूचना पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अज्ञात लोगों के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करके लगातार जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद पुलिस को संदिग्ध वाहनों को और पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और वही महिला की नाम मंगलावती इंदिरा लोधी निवासी भक्तनपुर मंजनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा जो है तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जिसमें एक महिला है जिसका अनुपमा नाम बताया जा रहा है। धर्मेंद्र, जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उस महिला की, मृतक महिला के साथ क्या आपसी रंजिश थी? क्या वजह रही हत्या करने की? क्या कोई खुलासा हो पाया है? पता है, जैसे पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि तीनों लगभग पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानते थे और दोनों अभियुक्त थे, वो भी वह महिला, ये तीनों एक ही साथ पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पहचानते थे। बताया जा रहा है चित्रकूट किसी कामों से जा रहे थे और अनैतिक कार्य में ये सब सम्मिलित रहते थे और पैसे को लेन देन को लेकर के इनका विवाह। बिल्कुल अविवाद में महिला की हत्या कर। धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए चैनल न्यूज।